राफेल नाम का एक लड़का को दिखाते हैं जिसे कूड़े के ढेर में एक लेडीज पर्स मिला। जब राफेल ने उसे खोला तो उसे अंदर नोटों की एक गद्दी दिखाई दी। राफेल ने बिना किसी को बताए चुपके से उस पर्स को अपनी जेब में रख लिया और अपने दोस्त गादो को बुलाकर वहां से तुरंत निकल गया। राफेल और गादो एक छिपी हुई जगह पर जाकर बैठ गए, जहां राफेल ने पर्स के पैसे गिने और उसमें से 150 रुपए अपने साथी गादो को दे दिए। राफेल ने पर्स को और अंदर से चेक किया तो उसे होस्से नाम का एक आईडी कार्ड, एक पुरानी लॉटरी का टिकट और एक चाबी मिली। यही 3 मामूली चीजें आगे चलकर राफेल को करोड़पति बना देती हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस उस बस्ती में पहुंची और हर कूड़ा बीनने वाले को वो पर्स ढूंढने के बदले 50 रुपए देने का वादा किया। गादो पुलिस के पास जाकर बात करने लगा, जिसे अभी पूरी बात का पता नहीं था। जब पुलिस ने बताया कि वो एक लाल रंग का पर्स ढूंढ रहे हैं और उसे लौटाने पर 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, तो गादो के चेहरे का रंग उड़ गया। गादो ने तुरंत राफेल की तरफ देखा, पर राफेल ने कोई इशारा नहीं किया, इसलिए गादो ने भी पुलिस को पर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। जब पुलिस वहां से जाने वाली थी, तभी राफेल की मां की वजह से उनकी पोल खुलते खुलते बची। पुलिस वाले राफेल और गादो को शक की नजर से देखने लगे, पर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब राफेल को समझ आ गया कि पर्स में तो सिर्फ कुछ 100 रुपए थे, लेकिन पुलिस इसके लिए 1000 रुपए देने को तैयार है। इसका मतलब इस पर्स के अंदर की चीजें बहुत कीमती हैं। लेकिन पुलिस 1000 रुपए देने को तैयार है, इसका मतलब पुलिस का कोई और ही मकसद है। राफेल को लगता है कि अगर आज 1000 मिल रहे हैं तो कल 2000 भी मिल सकते हैं, इसलिए अभी पर्स देना सही नहीं है। पुलिस की तलाशी के डर से राफेल फैसला करता है कि वो पर्स को ऐसी जगह छिपा देगा जहां कोई न पहुंच सके। इसके बाद राफेल और गादो गंदे नाले के रास्ते होते हुए पर्स को छिपाने निकल जाते हैं। राफेल और गादो नाले के रास्ते चलते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां एक और लड़का रहता है जिसका नाम राइट है। राइट बहुत ही दुबला पतला है, वो हर वक्त गंदा रहता है और उसे ऐसी बीमारी है कि लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं। राफेल जब राइट के पास पर्स छिपाने की बात करता है तो राइट सीधा 500 रुपए मांग लेता है, क्योंकि उसने भी पुलिस की तरफ से इनाम की बात सुन ली थी। राफेल को राइट की यह मांग बहुत ज्यादा लगती है और वो पर्स लेकर वहां से जाने लगा है। तभी राइट राफेल को रोकता है और कहता है कि पुलिस इसी चीज के पीछे है। राइट पूछता है कि आखिर वो पर्स लेकर कहाँ जाएंगे, क्या फिर से उसी गंदे नाले में? इसके बाद राफेल, गादो और राइट तीनों मिलकर ट्रेन से शहर की तरफ निकल जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो जमीन के नीचे बने गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ एक वेंटिलेशन वाली जगह पर उन्हें वो लॉकर मिल जाता है जिसकी चाबी पर्स में थी। अब मुश्किल ये थी कि वहाँ पुलिस का पहरा था, तो लॉकर तक कैसे पहुंचा जाए। तब गादो हिम्मत दिखाता है और लोहे की जाली से बाहर निकलकर एक राहगीर का बैग छीनकर भागने लगता है। सारा ध्यान गादो की तरफ चला जाता है और पुलिस उसके पीछे भागती है। इसी मौके का फायदा उठाकर राफेल और राइट जाली हटाकर अंदर घुसते हैं और चाबी से लॉकर खोल देते हैं। लेकिन राफेल और राइट को हैरानी तब होती है जब लॉकर के अंदर सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है। उनके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलकर घर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। राफेल खिड़की से बाहर झांककर गादो का नाम पुकारता है। उसे डर था कि गादो पकड़ा न गया हो। तभी गादो दूसरी तरफ से ट्रेन के अंदर आ जाता है। तीनों दोस्त सही सलामत अपना काम पूरा कर लेते हैं। गादो जल्दी से वो चिट्ठी खोलकर देखता है, पर उसे लगता है कि ये तो होस्से की लिखी हुई किसी कैदी के नाम एक मामूली चिट्ठी है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही चिट्ठी राफेल, गादो और राइट की जिंदगी बदलने वाली है। ये जानने के लिए कि पुलिस इस चिट्ठी के पीछे क्यों पड़ी है, वो तीनों चुपके से चर्च में घुसते हैं। वहाँ राफेल और उसके दोस्त पादरी के कंप्यूटर पर उस कैदी का नाम चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो कैदी गरीबों के लिए केस लड़ने वाला एक वकील है। उस वकील का नाम होसे था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक क्रांतिकारी नेता था, लेकिन बाद में सत्ताधारियों ने उसे जेल में डाल दिया। इसी बीच पुलिस वाले सभी कूड़ा बीनने वालों को इकट्ठा करके पर्स ढूंढने के काम पर लगा देते हैं। पुलिस ऑफिसर फ्रेड को शक हो जाता है, क्योंकि उसने गौर किया कि राफेल और गादो जो उससे पहले मिले थे काम पर नहीं आए हैं। फ्रेड को यकीन हो जाता है कि पर्स राफेल के पास ही है। उसी रात फ्रेड के आदमी चुपके से आते हैं और राफेल को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। जब तक गादो वहां पहुंचता है, पुलिस की गाड़ी राफेल को लेकर दूर जा चुकी होती है। गादो तुरंत मदद के लिए पादरी के पास भागता है। गादो और पादरी बिना वक्त गवाए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पादरी राफेल की फोटो दिखाकर पुलिस से उसे छोड़ने को कहता है, पर पुलिस वाला उनकी बात अनसुनी कर देता है। गुस्से में पादरी लोहे के दरवाजे को पकड़ देकर राफेल का नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गादो और पादरी बेबस होकर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि राफेल वहाँ है ही नहीं। फ्रेड राफेल
को एक सुनसान सैडी डेचक पर ले जाता है और उसे एक बोरे में बंद करके पुलिस की गाड़ी में डाल देता है। वो गाड़ी को पागलों की तरह खाली सड़क पर इधर उधर घुमाता है, जिससे राफेल अंदर बुरी तरह टकराता है और उसका सिर फट जाता है, खून बहने लगता है। फ्रेड फिर से राफेल से पूछता है कि पर्स कहाँ है। राफेल के कुछ न बोलने पर फ्रेड आह भरता है और उसे गाड़ी की डिक्की में बंद करवा देता है। 1 घंटे तक उसे 30H पाने के बाद जब डिक्की खोली जाती है तो राफेल अधमरी हालत में होता है। फ्रेड राफेल के पास जाकर कहता है कि पर्स का असली मालिक होसे उनकी टॉर्चर की वजह से मर चुका है और अगर राफेल ने सच नहीं बताया तो उसका भी वही हाल होगा। लेकिन राफेल को पता था कि अगर उसने मुंह खोला गादो और राइट की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। फ्रेड का सब्र टूट जाता है और वो अपने आदमियों को राफेल को खत्म करने का हुक्म देकर वहां से चला जाता है। लेकिन फ्रेड को ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ही पुलिस वाले होस्से की उस चिट्ठी के लफड़ीसी में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि वो मामला बहुत बद्धा था। इसलिए वो पुलिस वाले चुपके से राफेल को छोड़ दिए देते हैं। फ्रेड की ये गलती उसे बाद में बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगले दिन गंभीर रूप से जख्मी राफेल सड्डा अच्छा किनारे मिलता है। बस्ती के लोगों को जब राफेल घायल हालत में मिलता है तो वो उसे तुरंत चर्च ले जाते हैं। पादरी राफेल के जख्मों पर टांके लगाते हुए उसे समझाते हैं कि अगर उन्हें वो पर्स मिला है तो अभी भी मौका है उसे पुलिस को सौंप देने का। लेकिन राफेल, गादो और राइट ने उस पर्स के राज के लिए बहुत कुछ झेला था। राफेल की तो जान जाते जाते बची थी, इसलिए वो अब पीछे नहीं हट सकते थे। पादरी के जाने के बाद तीनों उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ उस कैदी का नाम था। उन्हें समझ आ जाता है कि अब किसी बाहरी मदद की जरूरत है। वो पादरी की असिस्टेंट के पास जाते हैं और बताते हैं कि राफेल की जान को खतरा है और उन्हें पुलिस के खिलाफ केस करने के लिए एक वकील चाहिए। लेकिन कोई भी आम वकील पुलिस से पंगा लेने को तैयार नहीं था। तभी गादो बताता है कि उसका एक दादा है जो वकील है, पर वो अभी जेल में बंद है। असिस्टेंट हैरान होती है कि आखिर एक कैदी वकील उनकी मदद कैसे करेगा, पर गादो के मजबूर करने पर वो मान जाती है। अगले दिन असिस्टेंट गादो के साथ जेल पहुंचती है। असिस्टेंट के गोरे होने की वजह से उन्हें अंदर जाने में थोड़ी आसानी होती है, फिर भी उन्हें गार्ड को 500 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। आखिर में वो उस कैदी वकील से मिल लेते हैं। शुरू में वो बूढ़ा वकील उन पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि वो किसी फायदे के लिए आए हैं, पर जैसे ही गादो होसे का नाम लेता है वो बूढ़ा एकदम गंभीर हो जाता है। गादो उस चिट्ठी की एक एक बात उसे पियाच कर सुनाता है। तब असिस्टेंट को एहसास होता है कि ये कोई मामूली बूढ़ा नहीं, बल्कि सालों पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मशहूर नेता है। वो भी अब सत्ताधारियों के खिलाफ इस लड़ाई के जाल में फंस चुकी थी। चिट्ठी की बातें सुनकर वो बूढ़ा वकील बहुत भावुक हो जाता है और पुलिस वाले से अपनी बाइबल लाने को कहता है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है और वो कल आकर अपनी किताब ले सकते हैं। वो खुद उसे उनके हाथ में देगा। बूढ़ा वकील बेबस था और उसे उनकी बात माननी पड़ती है। बूढ़ा वकील बेबस था, इसलिए वो बस गादो को उस बाइबल के अंदर छिपा राज बता पाता है। दूसरी तरफ राफेल और राइट भी खाली नहीं बैठे थे। राफेल राइट को लेकर शहर के बीचों बीच बने एक बड़े इलाके में जाता है। असल में कल रात जब पुलिस राफेल को टॉर्चर कर रही थी तब उसने गलती से वहाँ के डिप्टी मेयर का नाम सुन लिया था। राफेल को समझ आ गया था कि इस पूरे मामले के पीछे उसी का हाथ है। राफेल और राइट सुराग ढूंढने के लिए डिप्टी मेयर के बंगले में घुस जाते हैं। जैसे ही वो दीवार फांद कर आंगन में पहुंचते हैं वहाँ का नौकर उन्हें देख लेता है, लेकिन उनकी फटे हाल हालत देखकर नौकर को उन पर तरस आ जाता है। वो उन्हें पुलिस को पकड़ाने के बजाय चुपचाप बाहर ले जाता है। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि होसे असल में डिप्टी मेयर का सबसे करीबी आदमी था, लेकिन 2 दिन पहले होसे ने डिप्टी मेयर के करोड़ों रुपए और रिश्वत के हिसाब वाली डायरी चोरी कर ली थी। होसे ने वो सब एक फ्रिज में छिपाया था और अगले दिन मजदूरों से उसे कहीं और भिजवा दिया था। इस तरह होसे ने चोरी को बड़े शातिर तरीके से अंजाम दिया था। रात को राफेल, गादो और रैट बैठकर आगे की प्लानिंग करते हैं। उन्हें समझ आता है कि उस फ्रिज तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उस बाइबल के अंदर छिपे राज से ही मिलेगा। लेकिन उस लालची पुलिस वाले ने गादो से बाइबल के बदले 1000 रुपए की मांग की थी। अब सबके सामने पैसों की दिक्कत आ गई। सब पादरी की असिस्टेंट की तरफ देखने लगे, पर उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। असिस्टेंट ने कहा कि वो पहले उनकी कहानी रिकॉर्ड करेगी और फिर पैसों का इंतजाम सोचेगी। इन सबको ये नहीं पता था कि डिप्टी मेयर को उनके जेल जाने की खबर मिल चुकी है। उसने तुरंत पुलिस ऑफिसर फ्रेड को फोन किया और हुक्म दिया कि उन बच्चों को खत्म कर दिया जाए। थोड़ी ही देर में राफेल को बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तीनों दोस्त जान बचाकर भागने लगते हैं, पर बदकिस्मती से पुलिस असिस्टेंट को पकड़ लेती है। जाते जाते पुलिस वाले पूरी बस्ती में आग लगा देते हैं। बेचारे कूड़ा बीनने वाले बेघर हो जाते हैं और चर्च में पनाह लेते हैं। हालात बिगड़ते देख राइट चुपके से पादरी के कमरे में घुसता है और उनकी अलमारी से पैसे चुरा लेता है ताकि बाइबल हासिल की जा सके। उधर गादो ने मौका पाकर एक नुकीले हुक से उस लालची पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उससे वो बाइबल छीन ली। गादो
रसोई के संकरे रास्तों का फायदा उठाकर छत की तरफ भागता है और वहाँ से वो बाइबल राइट की तरफ फेंक देता है। पुलिस वाले ये देखकर गादो के पीछे पड़ जाते हैं। तभी राफेल अपनी साइकिल लेकर आता है और राइट फुर्ती से वो बाइबल राफेल की चलती साइकिल में उछाल देता है। तीनों दोस्त अपनी चालाकी से पुलिस को गोल गोल घुमा देते हैं, जिससे पुलिस वाले चिढ़कर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर राफेल निडर होकर उन्हें खरी खोटी सुनाता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो तीनों एक पुरानी अधबनी इमारत में छिप जाते हैं। गादो बाहर खाने की तलाश में निकलता है, जबकि राफेल और राइट वहीं रुककर बाइबल का राज सुलझाने में लग जाते हैं। वो उस पुराने लॉटरी टिकट के पीछे लिखे नंबरों को बाइबल के पन्नों और लाइनों से मिलाते हैं। उधर गादो पास के एक इलाके में कूड़े के ढेर से खाना ढूंढ रहा होता है। तभी एक लड़की उसे देखकर उसकी तरफ खींची चली आती है और उससे बातें करने लगती है। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि अचानक वहाँ पुलिस की गाड़ियां आ धमकती हैं। गादो समझ जाता है कि उनकी खबर पुलिस को लग चुकी है और वो वहाँ से तेजी से भागा है। सीढ़ियों पर पुलिस वालों का पहरा था, इसलिए गादो अपनी जान जोखिम में डालकर दीवार के सहारे ऊपर चढ़ जाता है और पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले अपने साथियों को खबर कर देता है। तीनों दोस्त बंदरों की तरह फुर्ती से छतों पर भागने लगते हैं। ये हुनर तो जैसे गरीबों को विरासत में मिला होता है, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वही लड़की उन्हें देख लेती है और उन्हें लड़कों के एक ग्रुप के पास ले जाती है। जब उन लड़कों को पता चलता है कि पुलिस इन बच्चों के पीछे पड़ी है, तो वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बाइकों पर बिठाकर पुलिस के नाके को तोड़ते हुए उन्हें सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। बाद में फ्रेड भी उसी अधबनी इमारत में पहुंचता है, जहां उसे दीवार पर लिखे कुछ नंबर मिलते हैं। वो नंबर असल में एक फोन नंबर था। राफेल पहले ही उस नंबर पर फोन कर चुका था, जो एक कब्रिस्तान का निकला। अब उन्हें समझ आ गया कि होस्से ने सारा सामान और पैसे कब्रिस्तान की एक कब्र में छिपाए हैं। बाइबल के इशारों को समझते हुए वो तीनों उस कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। वो तीनों 17 नंबर की कब्र के सामने पहुंचते हैं। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है। पता चलता है कि वो होस्से की बेटी है। उसने अपने पापा से यहीं मिलने का वादा किया था, पर उसे नहीं पता था कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि पुलिस ऑफिसर फ्रेड वहाँ आ धमका है। वो गादो और राइट को पकड़ DDH लेता है और राफेल को धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया कि सामान कहाँ है तो वो उन्हें मार देगा। राफेल न चाहते हुए भी सच बता देता है। फ्रेड के हुक्म पर वो कब्र की दीवार तोड़ देते हैं और ताबूत बाहर निकालते हैं। जैसे ही ताबूत खुलता है, फ्रेड की आंखें फटी रह जाती हैं। वो नोटों और रिश्वत की डायरी से भरा हुआ था। फ्रेड खुश होकर डिप्टी मेयर को फोन करता है कि उसे डायरी मिल गई है, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि करोड़ों रुपए गायब हैं ताकि वो खुद उन्हें रख सके। फ्रेड अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी होसे की बेटी चुपके से उसके पीछे पहुंच जाती है। वो एक भारी पत्थर उठाकर फ्रेड के सिर पर दे मारती है। मौका पाकर राफेल जमीन पर गिरी पिस्तौल उठा लेता है और फ्रेड के माथे पर तान देता है। उसके साथी चिल्लाते हैं कि गोली मार दो। राफेल का हाथ कांपने लगा है। उसे फ्रेड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो इतना बेरहम नहीं था कि किसी की जान ले ले। राफेल पिस्तौल हटाकर फ्रेड के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और पैसों के बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो पैसों को एक कूड़े वाली गाड़ी में छिपाकर अपनी पुरानी बस्ती लौट आते हैं, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए थे। उनका मकसद अब उन पैसों से वहां के गरीबों की किस्मत बदलना था। राफेल पैसों के 3 बड़े बैग लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है और लाखों रुपए नीचे बस्ती की तरफ उड़ा देता है। नोटों की बारिश होते देख गरीब लोग अपना काम छोड़ कर उन्हें बटोरने के लिए द्वार पड़ते हैं। उधर राइट चुपके से पादरी के कमरे में जाता है और जो पैसे उसने चुराए थे उसका 10 गुना वापस रख देता है। साथ ही वो डिप्टी मेयर की रिश्वत वाली डायरी भी वहीं छोड़ DH देता है। पादरी और उनकी असिस्टेंट उस डायरी के सारे सबूत इंटरनेट पर डाल देते हैं। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल जाती है और मीडिया में डिप्टी मेयर के काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाता है। पूरे शहर के लोग राफेल और उसके दोस्तों की सलामती की दुआ मांग रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो तीनों दोस्त पैसों का आखिरी बैग लेकर समुद्र किनारे निकल चुके हैं, जहां अब वो एक आजाद और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे।